मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट के पार्ट सेकंड थर्मोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माएं या एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकृति के आधार पर अभिक्रिया ऊष्मा को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे दहन ऊष्मा, संभवन ऊष्मा, बाष्पीकरण ऊष्मा, गलन ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, विलयन ऊष्मा, संक्रमण ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा, आयनन ऊष्मा इत्यादि। उसमें हम मुख्य रूप से कुछ अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन या हीट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया ऊष्माओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संभवन ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन ऊष्मा क्या है? अपने तत्वों से किसी पदार्थ के एक मोल के बनने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की संभवन ऊष्मा कहते हैं। यदि यह परिवर्तन मानक अवस्थाओं में अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, तो उस अवस्था को हम मानक अवस्था कहते हैं। और उस समय पर जो ऊष्मा परिवर्तन होगा या एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम मानक संभवन ऊष्मा कहते हैं, जिसे कि हम डेल्टा H 0F से व्यक्त करते हैं। अब हम जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन अपनी गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन गैस के हाइड्रोजन अपनी गैसीय अवस्था में 1 मोल, ऑक्सीजन की अपनी गैसीय अवस्था में आधे मोल के साथ, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 मोल हाइड्रोजन और आधा मोल ऑक्सीजन अपनी गैसीय दोनों ही गैसीय अवस्था में है, रिएक्शन करके वाटर बनाती हैं जो कि द्रव अवस्था में है। तो इस अवस्था में चूँकि पानी बन रहा है, तो इसलिए यह अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि तत्वों से एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये जो ऊष्मा में परिवर्तन है ये संभवन ऊष्मा कहलाएगा। और चूँकि यह परिवर्तन मानक अवस्थाओं में हो रहा है, तो ऊष्मा परिवर्तन को हम डेल्टा HF 0 से व्यक्त कर रहे हैं और इसका मान इस अभिक्रिया के लिए -285.83 किलो जूल हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम दूसरी अभिक्रिया लें, जिसमें कि आधा मोल हाइड्रोजन गैस आधा मोल क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके HCl गैस बनाती है। तो ये अभिक्रिया भी चूँकि मानक अवस्थाओं में हो रही हैं, तो मानक संभवन ऊष्मा इस अभिक्रिया के लिए वो होगी डेल्टा H 0F = -92.31 किलो जूल। यानी कि पहली वाली अभिक्रिया में जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो -285.83 किलो जूल है, और जबकि दूसरी अभिक्रिया में जिसमें HCl बन रहा है वहाँ पर जो मानक संभवन ऊष्मा है या एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो -92.31 किलो जूल है। और हम जानते हैं कि किसी भी निश्चित दाब और ताप पर प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित एंथैल्पी होती है, और एंथैल्पी के एब्सोल्यूट मान का करना बहुत कठिन है, परंतु पदार्थों की सापेक्ष एंथैल्पी को ज्ञात करना आसान होता है। तो इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय ताप पर प्रत्येक मुक्त तत्व की एंथैल्पी को स्वेच्छा से शून्य माना जाता है, और इसके फलस्वरूप यौगिकों की एंथैल्पियों के मान उनकी मानक संभवन ऊष्माओं के बराबर हो जाते हैं। जैसे कि
25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ, मतलब कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इस अवस्था में जो है हम इसकी समीकरण लिख सकते हैं CS+O2 गैस इक्वल टू CO2 गैस डेल्टा H। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा HF0 इक्वल टू -393.51 किलो जूल। यहाँ पर जो 393.51 किलो जूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मानक संभवन ऊष्मा के बराबर है, यानी कि जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मानक संभवन ऊष्मा के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन, ये जो है थर्मोडायनामिक फंक्शन है जो एक स्टेट फंक्शन है जो कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर डेल्टा HF0 इक्वल टू S2 माइनस H1 इक्वल टू उत्पादों की एंथैल्पियाँ माइनस अभिकारकों की एंथैल्पियाँ। तो यहाँ पर उत्पाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और माइनस कार्बन की एंथैल्पी प्लस ऑक्सीजन की एंथैल्पी। चूँकि मुक्त तत्वों की एंथैल्पी को यहाँ पर शून्य माना गया है, अतः कार्बन की एंथैल्पी और ऑक्सीजन की एंथैल्पी जो है, ये कार्बन और ऑक्सीजन मुक्त तत्व हैं, अतः इनकी एंथैल्पी शून्य के बराबर होगी। ये तो जो डेल्टा HF है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी के बराबर होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन ऊष्मा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी के बराबर होगी। इसी तरीके से मान लीजिए सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलकर, सल्फ़र सॉलिड और ऑक्सीजन गैस मिलकर जब सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो डेल्टा H इक्वल टू -296.83 किलो जूल है सल्फ़र डाइऑक्साइड बनने पर। तो चूँकि यहाँ पर भी सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है वो मुक्त तत्व हैं, इनकी एंथैल्पी शून्य होगी। तो डेल्टा HF0 इक्वल टू HSO2 गैस के बराबर होगा, यानी कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो -296.83 किलो जूल के बराबर होगा, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर सल्फ़र डाइऑक्साइड की एंथैल्पी उसकी मानक संभवन ऊष्मा के बराबर होती है। यदि किसी यौगिक की एंथैल्पी जो है अगर उसका मान ऋणात्मक है तो इसका तात्पर्य यह है कि तत्वों के सहयोग से उस यौगिक के निर्माण में जब होता है तो इस प्रक्रम में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इन परिस्थितियों में उस यौगिक की एंथैल्पी उसके अवयवी तत्वों की एंथैल्पियों के योग से सदैव कम होती है। यानी कि जैसे हाइड्रोजन गैस, 1 मोल हाइड्रोजन गैस आधा मोल ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके द्रव पानी बनाती है, तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो है -285.83 किलो जूल है। तो यदि यौगिक की एंथैल्पी, तो यहाँ पर चूँकि ऋणात्मक है, तो यानी कि पानी की जो लिक्विड की जो एंथैल्पी है वो जो है मुक्त तत्वों की जो एंथैल्पी जो कि शून्य है उससे कम होगी, और इस कम होगी तो जिस यौगिक की एंथैल्पी न्यूनतम होती है वह यौगिक अधिक स्थायी होता है। अतः जल का अणु हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के अणु से अधिक स्थायी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पानी में उपस्थित रासायनिक बंध हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उपस्थित रासायनिक बंध से अधिक स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरीके से यदि यौगिक की एंथैल्पी धनात्मक है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में आधा मोल हाइड्रोजन गैस
आधा मोल आयोडीन गैस के साथ अभिक्रिया करके HI हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का एक अणु बनाती है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन है या हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो बराबर है +26.48 किलो जूल। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ कंबक्शन तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर एंथैल्पी धनात्मक है, इसका मतलब है कि मुक्त तत्वों से एंथैल्पी का मान, हाइड्रोजन आयोडाइड की एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा और इस वजह से और इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं और ये कम स्थायी होते हैं। और यही वजह है कि HI अणु हाइड्रोजन और आयोडीन की अपेक्षा कम स्थायी होता है, या हम कह सकते हैं कि HI बंध हाइड्रोजन और आयोडाइड बंध की तुलना में दुर्बल होता है। अब है जो अभिक्रिया की प्रकृति में, जिसमें कि पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, तो वह दहन ऊष्मा कहलाती है, यानी हीट ऑफ कंबक्शन। किसी पदार्थ के 1 मोल के पूर्णतः ऑक्सीकृत होने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की दहन ऊष्मा कहते हैं। अब दहन ऊष्मा में जैसे मीथेन है, मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ पूर्णतः ऑक्सीकृत किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है, और इस प्रक्रिया में द्रव वाटर बनता है। तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा बाहर निकलती है वो होती है 890.35 किलो जूल, यानी कि इतना एंथैल्पी परिवर्तन होता है। और तो यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है या जो ये अभिक्रिया जो हो रही है, ये भी अगर मानक अवस्थाओं में हो, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर हो, तो पदार्थ की दहन ऊष्मा मानक दहन ऊष्मा कहलाती है। और यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और 2 मोल पानी बनाता है। तो इस प्रक्रिया में जो हीट ऑफ कंबक्शन है वो है बराबर -890.35 किलो जूल। तो और इस जो हीट ऑफ कंबक्शन है, इसे हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबक्शन कहेंगे, क्योंकि यह अभिक्रिया मानक अवस्थाओं में हो रही है। तो इसको हम किस तरह से निर्धारित कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं? इसके लिए ये जो है बर्थेलो ने पदार्थ की दहन ऊष्मा का निर्धारण करने के लिए जो है बम कैलोरीमीटर बनाया, या उसके माध्यम से जो है दहन ऊष्मा का निर्धारण किया। ये जो बम कैलोरीमीटर होता है, इसमें ये जो बम कैलोरीमीटर है, इसमें एक मजबूत स्टेनलेस स्टील का बना एक कक्ष ए होता है, जिसका कि भीतरी सतह पर, जिसे कि बम की आकृति के होने के कारण जो इसे हम बम कहते हैं, इसकी आकृति के कारण बम की भीतरी सतह पर प्लेटिनम से इनेबल किया हुआ होता है, जिससे स्टील का ऑक्सीकरण न हो। बम में एक वायुरोधी पेच S और एक पार्श्व नली T लगी हुई होती है। एक छोटा प्लेटिनम कप C रोड R की सहायता से यहाँ पर टिका हुआ होता है। एक पतले प्लेटिनम तार W से छड़ों R और G के बीच में जुड़ा हुआ होता है। जिस पदार्थ की दहन ऊष्मा का निर्धारण करना है, उसकी तुली हुई मात्रा को प्लेटिनम कप C में लेते हैं, फिर बम को कसकर बंद कर देते हैं। वह नली T द्वारा ऑक्सीजन भरते हैं जब तक कि आंतरिक दाब 20 से 25 वायुमंडल न हो जाए, और पेच S को बंद करने के पश्चात बम को एक कैलोरीमीटर B में रख दिया जाता है
और कैलोरीमीटर में जल की मात्रा की ज्ञात मात्रा लेते हैं, जिसमें कि एक विडोलक और एक थर्मामीटर लगा होता है। कैलोरीमीटर को उसके परिपार्श्विक से अच्छी तरह से रोधित कर देते हैं ताकि रुद्धोष्म परिस्थितियाँ बनी रहें, यानी कि एडियाबेटिक जो कंडीशन है वो बनी रहे। कैलोरीमीटर का ताप स्थिर होने पर उसे नोट कर लिया जाता है। अब प्लेटिनम तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे पदार्थ का दहन प्रारंभ हो जाता है और ऑक्सीजन के आधिक्य में पदार्थ का पूर्ण दहन हो जाता है और उत्पन्न ऊष्मा से कैलोरीमीटर में जल के ताप में वृद्धि होती है। कैलोरीमीटर तथा उसकी अंतर्वस्तियों की ऊष्माधारिता का निर्धारण कैलोरीमीटर में ज्ञात दहन ऊष्मा वाले पदार्थ की ज्ञात मात्रा का दहन करके किया जाता है। इसके लिए सामान्यतः अतिशुद्ध बेंजोइक एसिड लेते हैं, जिसकी दहन ऊष्मा स्थिर आयतन पर -3226.7 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो इसके लिए यदि m द्रव्यमान वाले W ग्राम पदार्थ का दहन करते हैं और दहन करने के पश्चात कैलोरीमीटर का ताप T1 से बढ़कर T2 हो जाता है। यदि कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता C है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर C T2 माइनस T1, अतः एक मोल पदार्थ के दहन में उत्पन्न ऊष्मा डेल्टा E बराबर C T2 माइनस, यानी कि कैलोरीमीटर की तो C T2 माइनस T1, यह अवशोषित ऊष्मा W ग्राम पदार्थ के दहन होने पर उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होती है। अतः एक मोल पदार्थ के दहन में उत्पन्न ऊष्मा होगी माइनस डेल्टा E इक्वल टू C T2 माइनस T1 m/W। चूँकि इस प्रक्रम में आयतन स्थिर रहता है, अतः इस विधि में मापी गई दहन ऊष्मा डेल्टा E का माप होगी। यदि यही प्रक्रम स्थिर दाब पर हो तो स्थिर दाब पर दहन ऊष्मा डेल्टा H को जो है हम इस समीकरण डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीडेशन से हम जो है हीट ऑफ कंबक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हीट ऑफ कंबक्शन, दहन ऊष्मा के अनुप्रयोग। इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण, तो इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सजातीय श्रेणी में कार्बनिक यौगिकों की दहन ऊष्मा एक निश्चित क्रम में घटती है। मीथेन की दहन ऊष्मा 890.35 किलो जूल होती है और इसके बाद पैराफीन हाइड्रोकार्बन श्रेणी में प्रत्येक क्रमागत सदस्य के लिए यह मान लगभग 661.07 किलो जूल से घटता है। यहाँ पर 661.07 किलो जूल से घटता चला जाता है, यानी कि एक सजातीय श्रेणी में पैराफीन हाइड्रोकार्बन सीरीज़ में हम देखते हैं कि जो इस तरीके से जो दहन ऊष्मा है यह एक योगशील गुण है और चूँकि सजातीय श्रेणी में दो उत्तरोत्तर सदस्यों में अंतर जो है वो CH2 दहन ऊष्मा के बराबर होता है, अतः हम 661.07 किलो जूल को CH2 की दहन ऊष्मा मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि इस सजातीय श्रेणी के किसी सदस्य की दहन ऊष्मा ज्ञात हो तो उस सदस्य का अणुसूत्र भी ज्ञात किया जा सकता है
तो अज्ञात यौगिक की दहन ऊष्मा डेल्टा H इक्वल टू -890.07 माइनस N 661.07। तो यहाँ पर N जो है CH2 समूहों की संख्या है जिन्हें CH4 में जोड़ने पर हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र ज्ञात हो जाता है। तो माना संतृप्त हाइड्रोकार्बन की दहन ऊष्मा -2874.74 किलो जूल है और यहाँ पर CH4 की दहन ऊष्मा जो है वो जो है 890.35 है माइनस N 661.07। तो हम इसको लिख सकते हैं कि N 661.07 इक्वल टू 1984.39 या N इक्वल टू 3। अतः मीथेन के सूत्र में 3CH2 जोड़ने पर यौगिक का अणुसूत्र प्राप्त होता है CH4 + 3CH2 इक्वल टू C4H10, यानी कि अज्ञात जो यौगिक होगा वह ब्यूटेन होगा। इसी तरीके से हम जो दूसरे ईंधन है उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी ईंधन का कैलोरी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ की 1 पाउंड मात्रा के पूर्ण दहन से ऊष्मा की जो मात्रा उत्पन्न होती है उसे उस पदार्थ का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान कहते हैं। किसी भी ईंधन के कैलोरी मान के अधिक होने का अर्थ है कम ईंधन प्रयुक्त करने पर भी अधिक ऊष्मा का उत्पादन। इस प्रकार कैलोरी मान ज्ञात होने पर उद्योगों के लिए सस्ता व उचित ईंधन खरीदने में सहायता मिलती है। अब थर्ड एप्लीकेशन है भोजन के कैलोरी मान को मान कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड। खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों की दहन ऊष्मा ज्ञात होने पर हमें उनकी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता का ज्ञान होता है। अतः एक औसत व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो दैनिक भोजन में विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनके इसी महत्व अर्थात कैलोरी मान के अनुसार सम्मिलित किया जाता है, न कि उनकी ऊंची कीमत के अनुसार। अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। चूँकि कार्बनिक यौगिकों की दहन ऊष्मा को अपेक्षाकृत अधिक सरलता से ज्ञात किया जा सकता है, अतः इनका उपयोग इनकी संभवन ऊष्माओं की गणना करने के लिए भी किया जा सकता है। इसी प्रकार दहन ऊष्मा के मानों से कई तत्वों के विभिन्न अपरूपों की संक्रमण ऊष्माओं के मान भी निर्धारित किए जा सकते हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष प्रयोगों द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब है फ्लेम टेम्परेचर, ज्वाला ताप या विस्फोटन ताप। फ्लेम टेम्परेचर, इसके लिए जैसे गैसें जो है जब किसी भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इतनी तेज़ी से जलती हैं कि उस दहन में उत्पन्न सारी ऊष्मा परिपार्श्विक में मिलने की बजाय उस थोड़े से क्षेत्र में का ताप बढ़ा देती हैं और बहुधा उनमें प्रकाश भी निकलता है, अर्थात कुछ ऊष्मा प्रकाश में भी परिवर्तित हो जाती है। तो स्थान का वह छोटा सा क्षेत्र जिसमें गैसें परस्पर क्रिया करके ऊष्मा और बहुधा प्रकाश भी उत्पन्न करती हैं, ज्वाला कहते हैं। उपरोक्त प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मा ज्वाला के क्षेत्र में विद्यमान गैसों जैसे वायुमंडल में उपस्थित उदासीन गैस नाइट्रोजन क्रियात्मक एवं उत्पाद के अणुओं का ताप बढ़ा देती हैं। तो अभिक्रिया में उत्पन्न जल वाष्प बनकर परिपार्श्विक में विलीन हो जाता है। चूँकि सारी ऊष्मा ज्वाला में ही केंद्रित होती है, अतः अभिक्रिया की प्रकृति एक प्रकार से जो है रुद्धोष्म परिस्थितियों में संपन्न अभिक्रियाओं जैसी होती है, अर्थात Q = 0। क्योंकि दहन में उत्पन्न सारी ऊष्मा ज्वाला के ताप को बढ़ाने में प्रयुक्त होती है
और परिपार्श्विक में नहीं आती तो ज्वाला के इस ताप को हम मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर कहते हैं। यदि सभी क्रिया को स्थिर दाब पर कराया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा को डेल्टा एच व उत्पाद के अधिकतम ताप को जो है ज्वाला ताप कहा जाता है। इसके विपरीत यदि उपरोक्त अभिक्रिया को स्थिर आयतन पर संपन्न कराया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा को डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं और उत्पादों के अधिकतम ताप को जो है हम विस्फोटन ताप कहते हैं। एक जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वाला को हम जो है इस चित्र में बताया गया है, जिसमें कि हाइड्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल, यानी हाइड्रोजन का जो ज्वलन है वो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि डेल्टा एच और उत्पाद के अधिकतम ताप को फ्लेम टेम्परेचर कहते हैं। इसके विपरीत यदि उपयुक्त अभिक्रिया को स्थिर आयतन पर कराया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा को डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर ये जो है एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला दिखाई गई है। तो यहाँ पर ज्वाला का अधिकतम जो ताप होगा TF, इसको इसमें ये अभिक्रिया करके यहाँ पर ये ज्वाला उत्पन्न हो रही है और इस ज्वाला से जो पानी है वो भाप बनकर परिपार्श्विक में चला जाता है। जल जो है वाष्प के रूप में परिपार्श्विक में चला जाता है। तो किसी भी ज्वाला के अधिकतम ताप को किरचॉफ समीकरण द्वारा बता सकते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा CP TF माइनस TI। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। अगर हम जो है किसी भी गैस अथवा पदार्थ का दहन हम ऑक्सीजन में न करवाकर अगर वायु में करवाते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिया कारक या उत्पाद गैसों के साथ में नाइट्रोजन गैस भी वहाँ पर उपस्थित होगी। मतलब क्रिया कारक या उत्पाद गैसों के साथ नाइट्रोजन गैस भी विद्यमान होगी, क्योंकि वायु में जो है 20% ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन होती है। तो यदि हाइड्रोजन गैस को वायु में जलाया जाए तो निम्न प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होगी, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से पानी तो की भाप तो हमें प्राप्त होगी, परंतु साथ में नाइट्रोजन गैस भी वहाँ पर होगी। तो यहाँ पर इसको हमने इस प्रकार से बताते हैं। तो यहाँ हमें डेल्टा CP का परिकलन करते समय 4N2 की जो CP का भी समावेश होना चाहिए होगा। तो डेल्टा CP इक्वल टू समेशन ऑफ CP उत्पाद प्लस 4CP N2। तो इसकी सहायता से हम जो है किसी भी गैस का जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम विस्फोटन ताप या ज्वाला ताप हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।